Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently, I'm a first year medical student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, दिल्ली। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूँ जिसने 12th अपेयरिंग में 690 स्कोर किया है, जो मुझे भी काफ़ी इंस्पायर करता है और शायद आपको भी काफ़ी इंस्पायर करे, जिसने ऑनलाइन पढ़ के 11th-12th ऑनलाइन पढ़ के 12th अपेयरिंग के साथ 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी दिए और 690 स्कोर किया है। तो इनका जो है इंटरव्यू अलग सर के साथ भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे और आज मेरा इंटरव्यू इनके साथ आ रहा है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। ठीक है, मानसी, इनका नाम मानसी है, जो मेरे ही कॉलेज में है, मेरे ही बैच में है और मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी है। तो इनसे आप कई सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि मेरा सबसे पहला आपका सवाल ये है कि आपने 11th-12th को कैसे मैनेज करा ऑनलाइन पढ़ के और 12th अपेयरिंग के साथ? 11th-12th में ना बेसिक ये होता है, बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां वहाँ करते हैं, वो बोर्ड्स के टेंशन में अपना नीट का प्रेप जो है वो खराब कर देते हैं। वो सोचते हैं कि पहले बोर्ड्स हो जाए। तो आप लोग नीट की तैयारी करो अच्छे से, बोर्ड्स अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। अगर एक महीना पहले भी बोर्ड्स के पीवाईक्यूज कर लेंगे तो आराम से जो है बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। और नहीं आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो हर जगह एंट्रेंस है, सीयूटी वगैरह। तो बोर्ड्स की टेंशन नहीं लेनी, नीट के प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। अच्छे से किसी बैच को लो, डेडिकेटेडली उसे फॉलो करो, सारे टेस्ट पेपर्स दो, मॉक टेस्ट अच्छे से सॉल्व करो। तो मतलब बेसिकली नीट पे ज्यादा फोकस करो, बोर्ड्स अपने आप हो जाएगा। नहीं, जैसे कि बस ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि 11th तो बर्बाद हो गई, तो 12th में मतलब जैसे 12th में तो 12th का कोर्स चल रहा है ऑनलाइन में, तो फिर पैरेलली 11th का कैसे कवर किया जाए? 12th को तो साथ साथ करना ही है। हाँ। ठीक है। और जो सैटरडे मिलता है, उस सैटरडे संडे में टाइम निकाल के 11th के जो बेसिक बेसिक टॉपिक है जिनके बिना 12th नहीं कर सकते वो कर लो। जैसे मेन सेल है बायो में, देखा जाए 11th की फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप कोई चैप्टर नहीं कर सकते, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो। वो जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स है वो साथ साथ कर लो, इससे क्या होगा, एंड में आप पे प्रेशर नहीं आएगा बिल्कुल भी कि हमारी जैसे 12th तो खत्म हो गई, अब पूरी 11th बची है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए ना साथ साथ 11th कर लो। अगर आपका 11th बिल्कुल जीरो है, और अगर 11th ऐसा है ना कि 70% तो हमें आता है, हमें सिर्फ ब्रश अप की जरूरत है, तो आप 12th का सिलेबस खत्म करने के बाद भी करोगे ना 11th, वन शॉट से करोगे, नोट से करोगे, तो हो जाएगा आराम से। तो डिपेंड करते हैं 11th आपने कितनी करी हुई है। अगर बिल्कुल जीरो है तो स्टार्टिंग से साथ साथ करो, और अगर ऐसा है कि 70% 60% करी हुई है तो एंड में वन शॉट से करोगे तो भी हो जाएगा रिवाइज। तो आपका क्या हाल था? आपकी कितनी तैयारी थी 11th की, जब आप 12th में आए तो? मेरी 60-70% ही थी, तो मैंने 12th खत्म करने के बाद ही अपना 11th जो है उसे रिवाइज किया था। तो देखो, मैथ्स एंड इससे चैप्टर। ये पता चलता है कि जितने भी टॉपर्स बोलते हैं कि मेरी 11th बर्बाद थी, वो 11th उनकी बर्बाद नहीं होती, उनकी 60-70% हुई भी होती है 11th, है ना? यही है ना? सही। वो झूठ यही बोल रहे बात होते है। हैं कि मेरी 11th बर्बाद थी, मैंने 11th में कुछ नहीं करा, सब पढ़ रहे होते हैं 11th में। ठीक है? ऐसा कोई भी नहीं है, जिसने 12th पेयरिंग में नीट निकाल लिया, वो बिल्कुल 11th में उतने मज़े मारे थे। तो कहीं न कहीं 60, 50, 70% पढ़ ही रखा होता है सबने। और अगला क्वेश्चन मेरे लिए आपके लिए ये है कि एंड टाइम पे आपने कैसे मैनेज करा? मतलब कि जब एंड मतलब एक तरीके से बताओ पहले कि आपका सिलेबस कब तक खत्म हो गया था? मेरा सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो गया था। मेरा दिसंबर मतलब टारगेट ये कि था जनवरी, दिसंबर तक फरवरी, खत्म मार्च करना। 3 महीने आपको रिवीजन के लिए मिल गए थे। 4 अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ, अप्रैल ठीक है। 4 महीने आपको बहुत होते हैं 4 महीने वैसे तो। लेकिन अगर इंसान जनवरी में भी या फिर फरवरी में भी खत्म करे तब भी 2 महीने भी इनफ है ना? हाँ हाँ, इनफ है। मतलब दिसंबर तक सबका सिलेबस खत्म होना थोड़ा मुश्किल होता है, और हो भी जाता है तो ना थोड़ा वो होता है खाना पूर्ति की तरह की, कर लिया बस नाम के लिए, सिलेबस खत्म हो गया। जैन और फेब तो लग ही जाते हैं ढंग से सिलेबस करने में, तो 2 महीने भी इनफ है रिविजन के लिए। हाँ, मतलब ये भी है कि जल्दी-जल्दी में ऐसा नहीं है कि दिसंबर तक पेल दिया सारा, तो ढंग से ही करना है। अगर हाँ। उल्टा-सीधा करके खत्म भी कर दिया तो फिर रिवीजन का कुछ मतलब नहीं है। अगर उल्टा-सीधा पढ़ लिया तो 30 बार रिवीजन भी कर लोगे तब भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सिलेबस तो ये है कि 2 महीने पहले भी नि खत्म कर लिया तब भी रिवीजन आराम से हो जाता है। 2 महीने सिलेबस रिवाइज़ करने के लिए बहुत होते हैं, ये मैंने खुद भी आज़माया है, क्योंकि अगर 2 महीने से ज़्यादा आप रिवाइज़ करते हो ना तो बोर हो जाते हैं हम बिल्कुल कि एक ही चीज़ बार-बार पढ़नी है, तो इसमें बोरियत आ जाती है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि रिवीजन करते-करते टेस्ट वगैरह कैसा कैसा चल रहा था आपका? रिवीजन और साथ में टेस्ट वगैरह कहाँ से दे रही थी और कितनी फ्रीक्वेंसी में टेस्ट दिए एंड टाइम पे? और फुल सिलेबस कितने टेस्ट दिए? टेस्ट मैंने काफी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, फिजिक्स वाला के भी किए थे, आकाश के भी इंटेंसिव टेस्ट सीरीज और भी जो उनके टेस्ट होते हैं, और एलन के भी। क्योंकि आकाश एलन ज्यादा पुराने ब्रांड्स हैं तो उनके जो टेस्ट पेपर का लेवल है वो काफी नीट से ऑप्टिमम होता है, वो बेटर होते हैं टेस्ट। तो मतलब आकाश फिजिक्स वाले के से भी अच्छे हैं मतलब। आकाश के और एलन के? तो लास्ट के मंथ में मैंने हर दिन 2 मॉक टेस्ट में सॉल्व करती थी, और सेकेंड लास्ट मंथ में डेली एक मॉक पेपर, और उससे पहले वाले जैसे जैन और फेब में वीकली एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया।
और मॉक टेस्ट सॉल्व करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसे एनालाइज करना। उसके लिए मैंने एक रजिस्टर बना रखा था, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसमें टेस्ट की डेट लिखी और उसमें सिलेबस लिखा टेस्ट का। फिर उसके बाद लिखा कि गलती कहाँ हुई थी, कंसेप्चुअल एरर था, सिली मिस्टेक थी, या फिर मतलब क्वेश्चन को गलत रीड किया था। सिली मिस्टेक में आता है कि आपने ओएमआर को फिल करने में गलती कर दी। अब जो ओएमआर फिलिंग वाली मिस्टेक है, और जो हम करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, ट्रू को फॉल्स पढ़ लेते हैं, ये वाली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये वाली मिस्टेक जो है ज्यादा दुख देती है, और एक एक मार्क्स से जो है वो सिलेक्शन रुक जाता है लोगों का। तो ये गलतियां एलिमिनेट करने के लिए ना प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, ये वाली मिस्टेक्स जो है एलिमिनेट हो जाती हैं। और अपना सिलेबस साथ साथ करते रहो, लेकिन टेस्ट देना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सिलेबस करके कोई पेपर देने बैठ जाएगा तो उसका नहीं हो सकता। मैं मॉक टेस्ट देना। मैं मेरे साथ ऐसे ही हुआ था पिछले साल। मैंने ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिए थे और मेरे लग गए थे फिर पेपर में, 591 आए थे मेरे। कंटिन्यू करो। देख, तो वही है कि जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है ना, उससे ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, पेपर से 4 दिन पहले मैंने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया था, और उसमें क्वेश्चन था, और वो सेम क्वेश्चन आ गया था नीट में फिजिक्स में। मैंने उसे सॉल्व भी नहीं करा, मैंने डायरेक्ट टिक किया था, वो आंसर भी सही था। खैर, एक बार वाह सॉल्व कर लेना चाहिए। वाह। हाँ। बहुत बढ़िया। तो वैसे मैंने अब एक चीज़ ज़्यादा जो ऑब्जर्व करी कि जो जो अच्छा स्कोर करते हैं नीट में वो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा टेस्ट देते हैं, और आकाश एलन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और तीसरी बात ये है कि वो ऑफलाइन टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा वो करते हैं ना, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ना, एज कम्पेयर टू हम्म। ऑनलाइन। और ऑफलाइन टेस्ट चौथी नहीं बात देते ये है कि हैं। एंड टाइम पे हमें मिस्टेक बुक वगैरह कुछ टाइप का बनाना चाहिए जिसमें हम अपनी गलती लिखें। ये मैंने भी करा था और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 99% बच्चे करते हैं। क्योंकि अगर आप लास्ट के 1 महीने में भी अगर आप 1 महीने में अगर आपने 30 टेस्ट दिए और आपने 30 टेस्ट में से पर टेस्ट अगर आपके 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिख लोगे 1 महीने के अंदर-अंदर, जो आपकी गलतियाँ होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है मानसी ने। तो थैंक यू मानसी, आपका हमारे लिए बहुत आभारी हैं, ठीक है? और हम ऐसे ही और वीडियोज़ लाते रहेंगे और अच्छे-अच्छे टॉपर्स को उठा के लाएँगे हम अपने कॉलेज से ही, मेरे कॉलेज से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय-बाय। बाय।